क्या उम्र के साथ साथ आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि बिल्कुल जरा सी मोच से आपका कोई फ्रैक्चर हो जाता है? क्या आप इसके रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल, और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर विनय कुमार साहू, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम सर, वेलकम। आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आखिरकार ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी मतलब इसको एक सरल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये वीक बोन्स कहते हैं। इनमें बोन की क्वालिटी काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसके कारण होता क्या है कि जरा से मोच के कारण या कहीं कहीं की फॉल एट हाउस के कारण भी मतलब एक वो फ्रैक्चर वो हो जाता है, जो जनरली एक नॉर्मल लोगों को वो फ्रैक्चर होता नहीं है। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो फिर आसानी से फ्रैक्चर वो हो जाता है। तो वो ये कि वीक बोन को हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन कहते हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको। सर, जानना चाहेंगे कि किस वजह से होता है और कौन से लोगों को, किस टाइप के लोगों को ज्यादा रिस्क फैक्टर रहता है? ऑस्टियोपोरोसिस मेनली जो होता है ना, ये एज रिलेटेड चेंजेस के कारण होता है। जनरली हम आमतौर पे देखते हैं कि जो मतलब पर्सन्स होते हैं जो मोर देन 60 ईयर्स के होते हैं या फिर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, उनमें हड्डियां मतलब हार्मोनल चेंजेस के कारण हड्डियां थोड़ी जल्दी वीक वो हो जाती है। तो मोस्ट कॉमनली ये वाला है। बाकी अगर मेडिकेशन यूज के कारण भी होता है, जनरली लोग अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स का यूज करें तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। बहुत सारे कैंसर के ड्रग्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं, उसके कारण भी कई बार देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस को हो जाता है। बहुत सारे न्यूरो की मेडिसिन होती हैं जो लोग फिट्स के लिए वो खाते हैं, सीजर्स के लिए वो सेवन करते हैं, उनसे भी ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस होते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे लॉन्ग टर्म लीवर कंडीशंस होती हैं, किडनी की डिजीजेस होती है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन होता है। तो मोटे रूप से यही जो कॉमन है जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके सर, कैसे किसी को पता चलता है, क्या सिम्टम्स पेशेंट में होते हैं जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ? ऑस्टियोपोरोसिस जनरली एक ना मतलब हिडन डिजीज कहेंगे वो ना, जनरली उसके कोई सिम्टम्स होता नहीं है, अनलेस कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाए तो वो फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करता है वो। तो बेसिकली अगर कोई एज वाले पर्सन जिसको अचानक से गिरने के बाद वो दर्द हो जाए तो हम उसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर उसमें डाउट करते हैं। तो मेनली पेशेंट इसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्चर के साथ वो आते हैं। मल्टीपल टाइम्स उनके फ्रैक्चर होते हैं, बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं। बोन्स इतनी वीक होते हैं, जनरली स्पाइन नहीं तो हिप का ही फ्रैक्चर होता है। ओके। और कई बार रिस्ट जॉइंट का भी फ्रैक्चर वो होता है इजीली। और सर, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस करते हैं, बीएमडी स्कैन होता है, काइंड ऑफ डेक्सा स्कैन ही एक वो बीएमडी स्कैन है। तो वो बीएमडी स्कैन जो होता है, एक वो मॉडिफाइड एक्सरे मशीन होती है जिससे हम लोग बॉडी के 3-4 स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे हिप होती है, स्पाइन होती है और वो रिस्ट होती है। वहाँ के वो क्वालिटी ऑफ बोन्स की स्कोरिंग होती है। तो वो स्कोरिंग के अनुसार ही हम उनको लेवल करते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है या फिर नॉर्मल बोन है। तो वो डेक्सा स्कैन ही होता है जो हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताता है। सर, जैसे कि आपने कहा अबव 60 में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एज के साथ साथ बोन्स वीक हो जाती हैं। सो क्या कोई स्पेसिफिक यही इन्वेस्टिगेशन कुछ साल के बाद रिपीट करना चाहिए? इसके बारे में कुछ अगर आप बताएं। अगर हम लोग देखें तो अगर पर्सन की एजिंग वो हो रही है मोर देन 50 या फिर 60 के आसपास वो आ रहे हैं, तो एक ना ये अम्ब्रेला टाइप वो होना चाहिए कि सबका, और खास करके जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनका ये डेक्सा स्कैन करवा लेना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर पाए। ओके सर, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं? अगर कोई पहले ही ये जान ले कि वो इस छोटी सी बीमारी कहेंगे इससे ग्रसित है,
ये जो ट्रीटमेंट की बात करें तो हम देखें तो दो तीन तरह के वो ट्रीटमेंट की मैं बात करना चाहूँगा। पहला तो है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हड्डियाँ थोड़ी वीक होती ही हैं। तो इन्हें तो रोकना चाहिए, मतलब स्मोकिंग और वो अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई मतलब कोई एक्सरसाइजेस अपने लाइफ में रूटीनली करते हैं तो उसे प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइजेस करते हैं तो हड्डियों में स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती है। तो वो है, अगर हम इसके मेडिकल वो ट्रीटमेंट में वो आ जाए तो हमारे पास ओरल मेडिसिन भी है और वो इंजेक्टेबल्स भी है। ओरल जो होती है मेनली वन से वीक या फिर वन से मंथ चलती हैं, और जो इंजेक्टेबल होती है या तो डेली चलती है या फिर वन से 6 मंथ चलती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर देखा जाए तो इंजेक्शन तोलिया होती है जो 1 से 6 मंथ यूज करते हैं, और जो इंजेक्शन फोर्टियो होती है जो वन से डे यूज करते हैं फॉर अराउंड 3 to 6 मंथ्स। तो यही मेन लाइन ऑफ जो मेडिसिन है जो वो करते हैं। और बाकी जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो एस्ट्रोजन की कमी होती है, तो उनको बाहर से एस्ट्रोजन सप्लीमेंट करते हैं ताकि हड्डियाँ थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। और बस यही है देखा जाए तो। ओके सर, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि जैसे आपने हमें बताया कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसके अलावा कि और क्या ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस एक छोटी वजह से? कॉम्प्लिकेशन की बात कर जाए तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर वो हो जाए, जिसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी कहते हैं। अगर वो हिप में वो फ्रैक्चर हो जाए ना, तो वो जो फीमेल पेशेंट या फिर मेल हो, तो उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ता है। और ये वाले एज में बेड रेस्ट करने से कई बार ना लंग्स में खून जमा वो हो जाता है, जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इसका वो प्रिवेंशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टाइमली डेक्सा स्कैन करवा के अगर कोई पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है तो मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं। और स्पाइन के भी अगर वो फ्रैक्चर वो होता है तो फिर स्पाइन के फ्रैक्चर भी काफ़ी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन के साथ हो सकता है। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि जल्दी से डायग्नोज करा जाए और ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करा जाए। सो कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, ये सब हमने जान लिया सर। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो कैसे हम इसको प्रिवेंट करें? हमें क्या ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे हम इसे कवर अप कर पाए? डाइटरी सप्लीमेंट्स में अगर कहें तो वो डाइट्स लेने चाहिए जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलती हो। तो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चीज़ वगैरह हो गया, तो उनमें कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी अच्छे से मिलती है। और अगर नॉन वेज सोर्सेस में अगर जाए तो जो छोटी मछलियाँ होती है ना, जो स्मॉल फिशेस, अगर आप उनको बिल्कुल सिंगल पीस में फ्राई करके पूरा ही खा ले, तो आप वो मछलियों की बोन्स के साथ आप वो खाते हैं, तो वो मछलियों के बोन्स में कैल्शियम भी होता है जो आप उसके साथ ले लेते हैं। तो वो एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो आपने देखा डॉक्टर विनय कुमार साहू थे हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिलिक्स हॉस्पिटल। ऑस्टियोपोरोसिस के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।